बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 47 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 48 मुलाहिज़ा फरमाएं। पता नहीं क्या बात है, अजीब सी वहशत तारी हो रही है। अपना घर याद आ रहा है? मैंने पूछा। मेरा घर तो वही है जहां तुम हो, कल्पना बोली, लेकिन आज तो बड़ी वहशत सी हो रही है। 3 बजने वाले हैं, लेट कर आंखें बंद कर लो, नींद आ जाएगी। मैं कहते हुए कमरे से बाहर आ गया। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं भी अपने बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहा। मैं दरअसल इस सूरत हाल से परेशान था जिसका मुशाहदा मैं कई रोज से कर रहा था। कराची में लाखों कश्मीरी आबाद थे, उनमें दौलतमंद भी थे, गरीब भी और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले भी। पूछ इलाकों में उनके कालीनों और कारों के शोरूम भी थे और ये ठेलों पर सब्जियां भी बेचते थे। मैंने ये बात खास तौर पर महसूस की थी कि ये लोग मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें कश्मीर में होने वाली जंग से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं यही सब कुछ सोच रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी आहट महसूस करके चौंक गया। गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा तो कल्पना दरवाजे में खड़ी थी। मुझे हरकत करते देखकर वो आगे आ गई। मुझे नींद नहीं आ रही, अकेले में डर भी लग रहा है। कल्पना के लहजे में हल्का सा इरताज था। वो पलंग की पट्टी पर बैठ गई। मैं भी पलंग की पूछ से टेक लगाकर बैठ गया। यहाँ लेट जाओ। मैं किनारे की तरफ सिरक गया। तुम्हें किस बात की वहशत हो रही है और यहाँ डरने की क्या बात है? पता नहीं। वो पलंग पर लेट गई। 2-3 दिन से दिल में होल से उठ रहे हैं, जैसे कुछ होने वाला हो। कुछ नहीं होने वाला, आंखें बंद कर लो और इत्मीनान से सो जाओ, मैंने कहा और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। कल्पना धीमे लहजे में बातें करती रही और फिर वो सो गई। मैंने उठकर कमरे का दरवाजा भीड़ दिया और पलंग के किनारे पर करवट फेर कर लेट गया। मैं काफी देर तक कल्पना के बारे में सोचता रहा जो अपना सब कुछ छोड़ आई थी। यहाँ अगरचे उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसे वडेरे नवाज़ शरीफ के खानदान की खवातीन और दूसरे लोगों से बहुत प्यार मिला था। वडेरे नवाज़ शरीफ से उसे बाप जैसी शफकत मिली थी, लेकिन उसे अपना देश और उस देश के लोग तो याद आते होंगे और मैं जानता था कि ऐसी यादें ही बाज़ औक़ात इंसान के लिए सुहाने रूह बन जाती हैं। यही सब कुछ सोचते सोचते मेरी आंखें भी बंद होने लगी। मैं पता नहीं कितनी देर सोया रहा कि एक जोरदार धमाके की आवाज से मेरी आंख खुल गई। धमाका ऐसा था जैसे सर पर बम फटा हो। मैं हड़बड़ाकर उठ गया और दूसरे ही लम्हे कल्पना भी चीखती उठकर मुझसे लिपट गई। उसी लम्हे एक और जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका भी बम की तरह जोरदार था। उस धमाके के साथ ही यूं लगा जैसे जलजला आ गया हो। मैं पलंग के नीचे बिल्कुल किनारे पर था। कल्पना मुझसे लिपटी हुई थी। वो एक बार फिर उछली तो मैं उसके धक्के से पलंग के नीचे गिर गया। कल्पना भी मेरे ऊपर ही आ गिरी थी। वो बुरी तरह चीख रही थी। बेदर पे धमाके हो रहे थे, उसके साथ ही इंसानी चीखों की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। फिर पिस्तौल या रिवाल्वर से फायरिंग की आवाजें भी सुनाई देने लगी। जब मैं कश्मीर में था तो किसी छापामार कार्रवाई के दौरान ऐसे जोरदार धमाकों, चीखों और फायरिंग की आवाजें सुनाई दिया करती थी। एक लम्हे को मेरे दिन में ये ख्याल भी उभर आया कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत थी। उसी लम्हे वडेरे नवाज़ शरीफ की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, शमरोद, जुलेखा, कहाँ हो तुम? हम यहाँ हैं बाबा, ये क्या हो रहा है? मैं अपनी जगह से उठने की कोशिश करते हुए चीखा। ठीक उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और फिर यूं लगा जैसे इमारत का कोई हिस्सा गिरा हो और उसके साथ ही वडेरे नवाज़ शरीफ की चीख भी सुनाई दी। मैं उठकर दरवाजे की तरफ लपका। रायदारी में पहुंचते ही मैं रुक गया। शदीद सर्दी और सिनसनी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ती चली गई। कोठी का लाउंज वाला हिस्सा गिर चुका था। एक और जोरदार धमाका हुआ और इमारत का एक और हिस्सा बैठता हुआ नजर आया। कमरे में कल्पना की चीखों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं दौड़ता हुआ कमरे में पहुंच गया और कल्पना को बाजू से पकड़कर खींचता हुआ कमरे के पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ा। यह दरवाजा अकबी सेन में खुलता था। उस तरफ भी बहुत वसी व अरीज लान था। मैं कल्पना को खींचता हुआ लान के आखिरी सिरे पर दीवार के करीब बैठ गया। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैंने कल्पना को दीवार के करीब बिठा दिया। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, कल्पना चीखी। वडेरा मलबे के नीचे दबा हुआ है, उसकी जिंदगी खतरे में है। मैंने भी चीख कर कहा, तुम यहाँ बैठी रहो, यहाँ कोई खतरा नहीं, मैं अभी आता हूँ। मैं दौड़ता हुआ इमारत में घुस गया। धमाकों की आवाजें अब सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि कोठी पर हमला किया गया था और ये हमला सामने के रुख पर सड़क की तरफ से किया गया था। उस हमले में रॉकेट बरसाए गए थे। अगर बम फेंके गए होते तो इमारत मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुकी होती। इमारत के कुछ हिस्से गिरे थे। वडेरा हाल के दूसरी तरफ वाली रायदारी के एक कमरे में था। वो धमाकों की आवाज सुनकर हमारी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए इस तरफ दौड़ा था, लेकिन एक गिरती हुई दीवार के नीचे दब गया था।
वडेरे की दोनों टांगे मलबे के नीचे दबी हुई थी और वो मदद के लिए चीख रहा था। मैं झुककर उस पर से मलबा हटाने लगा। इसी दौरान एक गार्ड भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। हम दोनों ने मिलकर वडेरे को मलबे से निकाला। उसकी एक टांग बुरी तरह कुचली गई थी, जबकि दूसरी टांग से भी खून बह रहा था। हम दोनों ने उसे लान में दूर ले जाकर घास पर लिटा दिया और दोबारा इमारत की तरफ दौड़े। उस इमारत पर सड़क की तरफ किसी गाड़ी से 5 रॉकेट बरसाए गए थे। 3 रॉकेट इमारत के ऊपर वाले हिस्से पर लगे थे और 2 निचले हिस्से में। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां सलामत थी। मैं और गार्ड दौड़ते हुए ऊपर पहुंच गए। ऊपर ज्यादा ही तबाही फैली हुई थी। ऊपर की मंजिल पर सामने के रुख पर जो गार्ड ड्यूटी दे रहा था वो खत्म हो चुका था। वो कमरा भी मलबे का ढेर बन चुका था, जिसमें रईस, गौस बख्श और मकबूल अहमद सोए हुए थे। मकबूल अहमद मलबे के नीचे दबकर खत्म हो चुका था, जबकि रईस, गौस बख्श शदीद जख्मी हो गया था। हम किसी न किसी तरह उसे नीचे लाने में कामयाब हो गए। एक गार्ड भी शदीद जख्मी हुआ था, जबकि चौथा गार्ड मामूली जख्मी था और वडेरे के मुलाजिम आचर का पता नहीं चल रहा था। शायद वो मलबे के नीचे दबकर खत्म हो चुका था या बेहोश था। पुकारने के बावजूद किसी तरफ से उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे हैरत थी कि यहाँ इतनी शदीद राकटबाजी हुई थी। आसपास की कोठियां अगरचे महफूज रही थी, लेकिन कोई पड़ोसी सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए बाहर नहीं निकला था। अपनी जान तो सब कोई अजीज होती है, ऐसी सूरत में बाहर निकलने की हमाकत कौन कर सकता है। मुझे एक और बात पर भी हैरत थी। कोठी के ऊपर वाला हिस्सा तकरीबन पूरी तरह तबाह हो चुका था। चंद दीवारें खड़ी थी, नीचे के हिस्से में भी तबाही फैली हुई थी, लेकिन बिजली अभी तक बरकरार थी। मैं भी ये सोच रहा था कि ऊपर वाली एक दीवार धड़ाम से गिरी और उसके साथ ही तारीकी छा गई। गली के खंभे से बिजली की लाइन उसी दीवार पर लगे हुए एक ब्रैकेट से मुंसलिक थी। वो दीवार गिरी तो बरकी रूह भी मुनक़ते हो गई। और यह भी मुकामे शुक्र था कि राकटबाजी या बिजली की तारें टूटने से आग नहीं लगी थी। अंधेरा होते ही कोठी के पिछली तरफ से कल्पना की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं बदहवास होकर उस तरफ दौड़ पड़ा। अंधेरे में ठोकरें लगने से मैं 2-3 मरतबा गिरते गिरते बचा था। कल्पना, कहाँ हो तुम? मैं कोठी के अकबी लान में पहुंचकर चीखा, मैं यहाँ हूँ। अंधेरे में एक तरफ से कल्पना की डरी डरी सी चीख सुनाई दी। मैं दौड़ता हुआ उस तरफ पहुंच गया। अकबी कोठी से बहुत बदम सी रोशनी इस तरफ आ रही थी, लेकिन वादे तौर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कल्पना ने शायद मुझे देख लिया था और वो दौड़ती हुई मुझसे लिपट गई। मैं कल्पना को लेकर कोठी के सामने वाले लान में आ गया। एक गनमैन गेट खोलकर बाहर जा चुका था। वो सामने वाली कोठी का गेट धड़धड़ा रहा था। मैंने कल्पना को वडेरे नवाज़शली के पास घास पर बिठा दिया और खुद भी बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। सामने की कोठी के लोग हमारी आवाजें सुनकर इत्मीनान कर लेने के बाद ही बाहर निकले थे। वो लोग भी डरे और सहमे हुए थे। उनमें से एक आदमी ने बताया कि उसने फोन कर दिया है, पुलिस आने ही वाली होगी। कुछ और कोठियों के लोग भी बाहर आ गए। शुरू में जब हम यहाँ आए थे तो टीवी और अखबारात के जरिए हमें बड़ी शोहरत मिली थी। उस गली के रहने वाले तो हमारे बारे में अच्छी तरह जान चुके थे और अब वो लोग भी समझ गए थे कि हमला हम पर हुआ था। पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची और उसके मजीद आधे घंटे बाद 2 एम्बुलेंस गाड़ियां भी पहुंच गई थी। जख्मी और लाशों को हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। पहले पुलिस की सिर्फ एक मोबाइल आई थी। उस पुलिस पार्टी के इंचार्ज ने हेडक्वार्टर को इतला देकर मजीद पुलिस मंगवा ली थी। कल्पना को सामने की कोठी में रहने वाली औरतें अपने साथ ले गई और मैं पुलिस के साथ टार्चों की रोशनी में वडेरे के मुलाजिम आचर और चौथे गनमैन को तलाश करने लगा। रात की तारीकी रुखसत हो रही थी और दिन का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। दिन के उजाले में तलाश का काम आसान हो गया। दोनों की लाशें मलबे के नीचे दबी हुई थी। उन्हें भी एक एम्बुलेंस के जरिए भेज दिया गया। मुल्क का उजाला अब दिन की तेज रोशनी में बदल रहा था। गली में 20 लोग जमा हो चुके थे। पुलिस वालों को जब ये पता चला कि ये हमला एक मारूफ कश्मीरी मुजाहिद और उसकी साथी को हलाक करने के लिए किया गया था, तो उन्होंने फौरन ही अपने अफसरान आला को इतला दे दी और दिन की रोशनी फैलने तक पुलिस के बाद आला अफसरान भी यहाँ पहुँच गए और अखबारात के फोटोग्राफर और रिपोर्टरों ने भी वहाँ पहुँचने में देर नहीं लगाई। पुलिस के एक जिम्मेदार अफसर ने फौरन ही प्रेस को यह बयान दे दिया कि यह भारतीय इंटेलिजेंस रा के एजेंटों की कार्रवाई है, जिन्होंने एक कश्मीरी मुजाहिद को हलाक करने की कोशिश की थी। उस कश्मीरी मुजाहिद के बारे में टीवी पर भी बहुत कुछ आ चुका है और अखबारात में भी बहुत कुछ छप चुका है। एक अखबारी रिपोर्टर ने पुलिस अफसर को मुतवज्जो करते हुए कहा, पुलिस को मालूम था कि वो मुजाहिद कश्मीर में और फिर राजस्थान में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इंटेलिजेंस के नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाकर यहाँ आया था। ये भारतीय इंटेलिजेंस के लिए मोस्ट वांटेड आदमी है। यहाँ भी रा के तरबियत याफ्ता एजेंट मौजूद है।
उसे यहाँ भी खतरा था और पुलिस भी इस खतरे से आगाह थी। उसके बावजूद सरकारी तौर पर इस मुजाहिद की हिफाजत के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए? हमसे उसके लिए कोई दरख्वास्त नहीं की गई, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि हमलावरों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं खामोश खड़ा पुलिस और प्रेस रिपोर्टरों की बहस सुनता रहा। फोटोग्राफरों ने मेरी तस्वीरें भी खींची थी। पुलिस ने तबाहशुदा कोठी को घेरे में ले रखा था। निस्फ दर्जन कांस्टेबल उस कोठी पर तैनात कर दिए गए थे जहां कल्पना मौजूद थी। और फिर मैं एक पुलिस पार्टी के साथ हॉस्पिटल रवाना हो गया। हॉस्पिटल में अजीब सा समा था, अफरा तफरी मची हुई थी। वडेरे नवाज़ अली का दोस्त मकबूल अहमद और 2 गनमैन हलाक हो चुके थे। दूसरा गनमैन मामूली जख्मी हुआ था, जिसे मरहम पट्टी के बाद फारिग कर दिया गया था। रईस गौस बख्श का एक बाजू और कई पसलियां टूट गई थी। वडेरे नवाज़ अली की भी टांगों की हड्डियां टूट चुकी थी। वो दोनों ऑपरेशन थिएटर में थे। मुझे ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाने दिया गया। वडेरे नवाज़ अली की गली में रहने वाले चंद लोग भी अपनी गाड़ियों पर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वडेरे के उनसे ताल्लुकात अच्छे थे और वो लोग उसकी हमदर्दी और मोहब्बत में चले गए थे। पुलिस की बारी नफरी भी हॉस्पिटल में मौजूद थी। चंद मुसल्ला पुलिस वालों ने मुझे घेर रखा था। पहले मैं बेंच पर बैठा रहा, फिर मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं वो पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहा। इसी दौरान 2-3 मरतबा वडेरा नवाज़ अली के पड़ोसी को फोन करके कल्पना के बारे में भी दरियाफ्त कर लिया करता था। अगरचे उसकी हिफाजत के लिए निस्फ दर्जन पुलिस वाले उस कोठी पर तैनात थे। उनके अलावा भी पुलिस की बारी नफरी ने वडेरे की तबाहशुदा कोठी को घेरे में ले रखा था। लेकिन कल्पना खौफजदा थी। दोपहर के 11 बजे के करीब बाद इवनिंग पेपर्स मार्केट में आ गए। हर अखबार की हेडलाइन एक ही थी, कश्मीरी मुजाहिद की कोठी पर हमला, 4 अफराद हलाक। तफसीलात तो वही थी जो आप जान चुके हैं, लेकिन अखबारात ने खौफनाक हद तक सनसनी फैलाने की भरपूर कोशिश की थी। वडेरे नवाज़ अली और रईस गौस बख्श को प्राइवेट रूम्स में मुंतकिल किया जा चुका था। उन दोनों के जिस्म प्लास्टर और पट्टियों से जकड़े हुए थे। मुझे थोड़ी देर उनके पास रहने दिया गया। वडेरे के कई रिश्तेदार भी हॉस्पिटल में मौजूद थे। मुझे हॉस्पिटल से जाने के लिए कहा गया तो वडेरे का एक करीबी अजीज रईस सुल्तान भी मेरे साथ था। वो अक्सर कोठी पर आता रहा था और मुझसे खासा बेतकल्लुफ भी था। हम कार पर हॉस्पिटल से रवाना हुए तो मेरी हिफाजत के लिए पुलिस की एक मोबाइल भी हमारे साथ थी। कोठी का बालाई हिस्सा अगरचे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के कुछ हिस्से रिहाइश के काबिल थे। लेकिन वहां ना तो बिजली थी और ना ही गैस। हिफाजती नुक्ता नजर के तहत मेन लाइन से उनके कनेक्शन काट दिए गए थे। मेरे लिए वाकई परेशानी की बात थी कि कहाँ जाऊं। कल्पना भी खासी परेशान थी। ऐसे मौके पर रईस सुल्तान ही हमारी मदद को आगे आया था। उसने हमें अपने साथ चलने की पेशकश की तो मैं इनकार नहीं कर सका था। रईस सुल्तान का बंगला गुलशन इकबाल के ब्लॉक नंबर 2 में था। 200 गज का ये बंगला भी 2 मंजिला था। निचली मंजिल का एक कमरा हमारे लिए खाली कर दिया गया। निस्फ दर्जन पुलिस वाले भी हमारी हिफाजत के लिए बंगले पर तैनात हो चुके थे। उस रात मैं और कल्पना देर तक जागते रहे और उस सूरत-ए-हाल पर गौर करते रहे। उसमें शुबा नहीं था कि कोठी पर राकटों से हमला भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा के एजेंटों ही ने किया था। पिछले चंद रोज सुकून से गुजरे थे तो मैं रा को भूल गया था, लेकिन रा वाले मुझे नहीं भूले थे। पाकिस्तान में भी उनका मजबूत नेटवर्क कायम था और कराची में तो वो बहुत अरसे से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी मजमूम सरगर्मियों में मसरूफ थे। वो लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए मौके की तलाश में थे और बिलाकर उन्हें मौका मिल ही गया था। कोठी के गेट पर तैनात गनमैन के कहने के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब कोठी से तकरीबन 50 गज दूर सड़क पर एक कार आकर रुकी थी। कोठी पर उसी कार से रॉकेट बरसाए गए थे। गनमैन ने गेट पर मौजूद अपने दूसरे साथी के हमरा पोजीशन संभाल कर उस कार पर फायरिंग भी की थी, लेकिन वो कार पिस्तौलों की रेंज से दूर थी और वो दहशतगर्द कोठी पर यके बाद दीगरे 5 रॉकेट बरसाने के बाद कार में फरार हो गए थे। उस खौफनाक हमले में तो मैं बच गया था, लेकिन 4 बेगुनाह मारे गए थे और हमें पनाह देने वाला वडेरा नवाज़ अली शदीद जख्मी हुआ था और मेरा ख्याल था कि शायद वो अब कभी भी अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। ये जो कुछ भी हुआ था बहुत अफसोसनाक हुआ था और मुझे उस पर बहुत दुख था कि मेरी वजह से 4 बेगुनाह इंसान अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे और वडेरे नवाज़ अली जैसा मुखलिस और इंसान दोस्त न सिर्फ जिंदगी भर के लिए मफलूज हो गया था, बल्कि उसकी कोठी भी तबाह हो गई थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस और दुख इस बात का था कि कराची में कश्मीरियों की कई तंजीमें थी। हर तहरीक जिहाद की दावेदार थी, लेकिन किसी कश्मीरी लीडर ने इस खौफनाक वाक़े के बाद मुझसे राब्ता नहीं किया था। कराची में उन तंजीमों के बारे में शुरू में मेरा जो तजज़िया था वो दुरुस्त साबित हुआ। उन तंजीमों के लीडरों में आपस में ही इतने इख्तलाफात थे कि वो कभी एक मरकज पर जमा नहीं हो सकते थे। उनमें कभी इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सकता था।
कश्मीर में जिहाद के हवाले से चंदे जमा करने के मामले में तो ये लोग बड़े फाल थे, लेकिन अमली तौर पर ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ कश्मीरी अवाम और कश्मीरी मुजाहिदीन की हमदर्दी में जो कुछ भी किया जा रहा था वो मुकामी बाशिंदों की तरफ से हो रहा था। उसी हवाले से मैं ये बात कहने में हक बजानिब था कि कश्मीर की आज़ादी की जंग कश्मीरी नहीं पाकिस्तानी लड़ रहे थे। मैं एक बार फिर महदूद होकर रह गया। मुकामी इंतजामिया की तरफ से मेरी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। ताहम मेरी हिफाजत के लिए निस्फ दर्जन मुसल्लह पुलिस वाले 24 घंटे बंगले के सामने मौजूद रहते थे। कल्पना भी मेरे साथ कैद होकर रह गई थी। घर की खवातीन ने कई मरतबा बुर्का पहनाकर उसे अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन उसने हर मरतबा इनकार कर दिया। उन दहशतगर्दों का अभी तक सुराग नहीं लगाया जा सका था जिन्होंने वडेरे नवाज शरीफ की हवेली पर हमला किया था। बाद मुश्तबा लोग हिरासत में ले लिए गए थे, लेकिन पुलिस उनसे कुछ भी मालूम नहीं कर सकी थी। वडेरे की कोठी पर हमला करने वाले रा के एजेंट तरबियत याफ्ता थे। मुझसे ज्यादा उन्हें कौन जानता था। ये बड़ी प्लानिंग से किया गया था। यकीनन तमाम इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिया गए होंगे। हमले के बाद वो लोग अपने किसी न किसी महफूज ठिकाने पर पहुंच गए थे और उनका सुराग लगाना अब आसान नहीं था। एक हफ्ता और गुजर गया। मैं वडेरे नवाज शरीफ को देखने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं जा सका था। मैं बिल्कुल बेबस होकर रह गया था। उस रात 10 बजे के करीब एक गाड़ी कोठी के सामने आकर रुकी। उसके चंद मिनट बाद रईस सुल्तान मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं बेड के करीब कुर्सी पर बैठा हुआ था और कल्पना बेड पर लेटी हुई थी। उसे 2 दिन से हल्का सा बुखार हो रहा था। 2 आदमी तुमसे मिलने के लिए आए हैं साईं शमरोद, रईस सुल्तान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी है। कौन है वो लोग? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम ड्राइंग रूम में आ जाओ, वो लोग वहां बैठे हैं, सुल्तान कहते हुए वापस चला गया। मैं कुछ देर अपनी जगह पर बैठा रहा, फिर कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया। वहां सोफे पर रईस सुल्तान के अलावा 3 आदमी और थे। एक आला पुलिस ऑफिसर था, दूसरा दरमियाने कद का आदमी जिसके चेहरे पर छोटी नोकदार दाढ़ी बड़ी भली लग रही थी, और तीसरे आदमी की सूरत देखकर मैं उछल पड़ा। वो गाजी अब्दुल हक था। कई मरतबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फौजियों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयों में हमारे साथ हिस्सा ले चुका था। हम कई महाजों पर शाना बिशाना लड़े थे। अब्दुल हक कई मरतबा जख्मी हुआ था। एक मरतबा उसने अकेले ही भारतीय फौजियों की एक चौकी तबाह कर दी थी। उस कार्रवाई में वो खुद भी शदीद जख्मी हुआ था और कम अज कम 3 महीने श्रीनगर से 30 मील दूर एक पहाड़ी गार में जेर इलाज रहा था। उसकी उस कार्रवाई पर ही उसे गाजी का खिताब दिया गया था। गाजी अब्दुल हक मुझे देखकर सोफे से उठ गया। हमने बड़े पुरजोश अंदाज में एक दूसरे से मुआनका किया। पुलिस ऑफिसर ने भी मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बरकतुल्लाह नाम के दूसरे आदमी ने भी मुझसे मुआनका किया। उस मुलाकात के तकरीबन आधे घंटे बाद हम रईस सुल्तान के बंगले से रुखसत हो रहे थे। बंगले के सामने नीले रंग की पेजेरो खड़ी थी जिसके शीशे स्याह रंग के थे। करीबी ड्राइवर के साथ सादा लिबास में एक और आदमी भी खड़ा था जिसने ऑटोमेटिक राइफल उठा रखी थी। वो बड़ा चाको चौबंद नजर आ रहा था। हमें देखते ही उसने पेजेरो का दरवाजा खोल दिया। पेजेरो की सीट पर हम इस तरह बैठे कि मैं और कल्पना दरमियान की सीट पर थे। गाजी अब्दुल हक और उसका साथी बरकतुल्लाह पिछली सीट पर। गनमैन ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। ड्यूटी पर मुतय्यन पुलिस वाले भी अपनी मोबाइल में बैठ गए। पीछे कुछ दूर एक जीप खड़ी थी। पुलिस ऑफिसर हमसे हाथ मिलाने के बाद जीप की तरफ चला गया। पजेरो हरकत में आ गई। गली के मोड़ पर एक पिकअप भी खड़ी थी जिसके पिछले हिस्से पर फर्श पर 4 आदमी बैठे हुए थे। उन चारों के पास ऑटोमेटिक राइफलें थी। हमारी पजेरो गली से निकली तो वो पिकअप भी हमारे पीछे लग गई। आगे हमारी गाड़ी थी और उसके पीछे पुलिस की मोबाइल और आखिर में वो पिकअप। मेन रोड पर आकर गुलशन चुरंगी से पुलिस मोबाइल बाईं तरफ मुड़ गई और पिकअप हमारे पीछे लगी रही। नीपा चुरंगी से पजेरो यूनिवर्सिटी रोड पर बाईं तरफ मुड़ गई। वो पिकअप अब भी हमारे पीछे थी। मैंने 2-3 मरतबा पीछे मुड़कर देखा तो गाजी अब्दुल हक ने बताया कि इस पिकअप में हमारे ही आदमी हैं। हमारी गाड़ी यूनिवर्सिटी से बहुत आगे निकलकर दाईं तरफ एक सड़क पर मुड़ गई। उस इलाके में अभी डेवलपमेंट का काम हो रहा था। कई रिहायशी प्रोजेक्ट जेर तामीर थे। उस सड़क पर निस्फ मील का फासला तय करने के बाद पजेरो बाईं तरफ एक और सड़क पर मुड़ गई। इस मरतबा फासला ज्यादा तवील साबित नहीं हुआ। पजेरो एक बहुत बड़े आहनी फाटक के सामने रुक गई। फाटक खुला और पजेरो के सामने वो पिकअप भी अंदर आ गई। ये बहुत वसी और अरीज अहाता था। कई एकड़ रकबा ऊंची 4 दीवारी में घिरा हुआ था। अंदर की तरफ 4 दीवारी के साथ साथ नारियल के दरख्तों की कितारें भी थी। अहाते के अंदर भी जगह जगह नारियल के दरख्तों के झुंड थे। बहुत बड़े हिस्से में सरसब्ज और दबीज घास लगी हुई थी। अहाते के एक तरफ उजरा नुमा कई कमरे थे जबकि दूसरी तरफ एक बंगला नुमा खूबसूरत इमारत थी।
पजेरो उस बंगले के सामने रुक गई, जबकि पिकअप दूसरी तरफ कमरों के सामने एक जगह रुकी थी। हम पजेरो से नीचे उतर आए तो 3 आदमी बरामदे में नमोदार हुए और उन्होंने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया।